आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मौर्य काल का अध्ययन कर रहे हैं और मौर्य काल में भी हमने देशी राज्यों का अध्ययन कर लिया है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो देशी राज्यों में जैसे मौर्य काल के पश्चात आपका शुंग वंश आता है, उसके बाद कर्ण वंश आता है और उसके बाद सातवाहन वंश है। उनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब मौर्योत्तर काल में ही अपना दूसरा पार्ट रहता है विदेशी राज्य। देशी राज्यों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करते हैं विदेशी राज्य। तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से विदेशी राज्य हैं और उनका हम क्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देशी राज्य कौन कौन से जिनका हमें विदेशी राज्य कौन कौन से हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। देखिए, तो देशी राज्य का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अपना जो दूसरा बिंदु है विदेशी राज्य। देशी राज्य का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी राज्य। देखिए, विदेशी राज्य में यदि हम बात करें तो इंडो ग्रीक के बाद हम बात करेंगे शक के बाद बात करेंगे पहलव और पहलव के बाद बात करेंगे कुषाण। तो इनको सीरियल से भी याद रखना है, क्रम से याद रखना है। इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। जैसे इंडो ग्रीक, ये जो इंडो ग्रीक हैं इन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है और ये जो शक हैं इन्हें सीथियन कहा जाता है। पहलव इन्हें पार्थियन कहा जाता है और कुषाणों को यूची के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ इनमें अलग अलग महत्वपूर्ण शासक थे। यद्यपि मैंने इनका जो उल्लेख है, इनसे संबंधित जो बातें थी उनका अध्ययन हमने कर लिया है। आपको याद हो, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, सामान्य चर्चा हम कर चुके हैं। तो विदेशी राज्य में हम सबसे पहले बात करते हैं इंडो ग्रीक। सबसे पहला अपना बिंदु कौन सा होगा? इंडो ग्रीक। तो आइए, अपना पहला बिंदु है आपका इंडो ग्रीक। ये लीजिए, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का यदि हम अध्ययन करते हैं तो इनकी जड़ें कहीं ना कहीं सिकंदर से जुड़ी हुई हैं। इंडो ग्रीक जो राजा थे, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं सिकंदर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनका संबंध सीरियाई साम्राज्य से होगा। इनका संबंध कहाँ से होगा? सीरियाई साम्राज्य से। सिकंदर के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो सेल्यूकस था। वो सीरियाई साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखता था। उसके बाद सेल्यूकस थर्ड आएगा। तो यहाँ जो भी गतिविधियाँ हैं, इन्होंने जो आक्रमण किया, आक्रमण कैसे हुआ, इनका भारत में आगमन किस प्रकार हुआ, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी कितनी क्या शाखाएं थी, इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इंडो ग्रीक में पहले सामान्य बातें देखिए। तो इनकी जड़ें, जैसे अपन बात करें, इनकी जड़ें आराम से पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है। कहीं न कहीं सिकंदर से जुड़ी हुई हैं। सिकंदर से जुड़ी हुई हैं। ये जो इंडो ग्रीक है, हिंद यूनानी है, इनकी जड़ें कहीं न कहीं सिकंदर से जुड़ी हुई हैं। सेल्यूकस सिकंदर का उत्तराधिकारी बना। सेल्यूकस सिकंदर का उत्तराधिकारी बना। तो ये जो सेल्यूकस था, ये सीरियाई साम्राज्य का शासक है। सीरियाई साम्राज्य का ये शासक बन चुका है। कौन? सेल्यूकस। अब सेल्यूकस के बाद इसका उत्तराधिकारी होगा सेल्यूकस थर्ड। सेल्यूकस के पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी है सेल्यूकस। तो सेल्यूकस का उत्तराधिकारी सेल्यूकस का उत्तराधिकारी बना
सेल्यूकस थर्ड। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन है? सेल्यूकस थर्ड। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो सेल्यूकस थर्ड था, सेल्यूकस थर्ड, ये जो सेल्यूकस थर्ड है, इसके साम्राज्य में पर्सिया और बैक्टीरिया भी शामिल थे। ध्यान से समझिए आप, आराम से इसे। इसके साम्राज्य में, इसके साम्राज्य में बैक्टीरिया व पर्सिया भी शामिल थे। जो सीरियाई साम्राज्य है, सीरियाई साम्राज्य में कौन कौन शामिल है? बैक्टीरिया और पर्सिया। बैक्टीरिया और पर्सिया ये किसके साम्राज्य में शामिल है? सेल्यूकस थर्ड। अब देखिए, इसी सेल्यूकस थर्ड के समय विद्रोह हुआ। इसके समय विद्रोह हुआ, बैक्टीरिया में भी विद्रोह हुआ और पर्सिया में भी विद्रोह हुआ। बैक्टीरिया में भी और पर्सिया में भी, दोनों जगह विद्रोह हुआ। तो ये जो बैक्टीरिया है, अपन बात करते हैं, बैक्टीरिया पर डियोडोटस का अधिकार था। डियोडोटस का अधिकार था। और ये जो आपका पर्सिया है, पर्सिया पर एक्सस का अधिकार था। एक्सस का अधिकार था। तो देखिए, आप दोबारा समझा दूंगा मैं। तो बैक्टीरिया और पर्सिया शामिल थे। इसके समय यहाँ दोनों जगह विद्रोह हुआ। तो बैक्टीरिया पर किसका अधिकार था? डियोडोटस का। बैक्टीरिया पर किसका अधिकार है? डियोडोटस का। और इधर आपका जो पर्सिया है, पर्सिया पर किसका अधिकार था? एक्सस का अधिकार था। किसका? तो दोनों जगह विद्रोह होता है, दोनों जगह विद्रोह होता है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये अर्ध स्वतंत्र हो गया। इसी पे आप लिख सकते हैं, ये अर्ध स्वतंत्र हो गया। तो अर्ध स्वतंत्र कौन हो चुका है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का इस समय यहाँ शासक कौन है? डियोडोटस। कौन है? डियोडोटस। और पर्सिया का कौन है यहाँ? एक्सस। पर्सिया का कौन था? एक्सस। इसके बाद देखिए दोस्तों, डियोडोटस के बाद ये जो आपका बैक्टीरिया का डियोडोटस है, ये रहा। इसके बाद डियोडोटस सेकंड शासक बना। डियोडोटस सेकंड शासक बना। तो देखिए, इसके समय यहाँ सेल्यूकस थर्ड है और यहाँ बैक्टीरिया का कौन है? डियोडोटस। तो डियोडोटस का अधिकार था। और इस समय जो विद्रोह होता है, उस समय ये अर्ध स्वतंत्र हुआ था, केवल अर्ध स्वतंत्र हुआ। लेकिन डियोडोटस के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? डियोडोटस सेकंड। डियोडोटस सेकंड। और ये सीरियाई साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। ये जो डियोडोटस सेकंड है, ये सीरियाई साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। सीरियाई साम्राज्य से ये स्वतंत्र हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब डियोडोटस के बाद बैक्टीरिया का शासक कौन बनता है? डियोडोटस सेकंड। डियोडोटस सेकंड के समय सीरियाई साम्राज्य से ये अपने आप को स्वतंत्र करवा लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये स्वतंत्र हो गया। अब ये जो डियोडोटस सेकंड है, इसका सेनापति, डियोडोटस सेकंड है, इसका सेनापति था यूथिडेमस। यूथिडेमस। सेनापति यूथिडेमस ने हत्या करके बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। बैक्टीरिया पर अधिकार
कर लिया। बेसिक जानकारी है, हमें देखना है कि इनका भारत में आगमन कैसे होता है, उनका अध्ययन करेंगे हम। तो दोबारा देख लीजिए, हम विदेशी राज्य में बात कर रहे हैं, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो सबसे पहला बिंदु था हमारा इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी। इनकी जड़ें कहीं ना कहीं सिकंदर से जुड़ी हुई हैं। आपको पता होगा सिकंदर का हमने अध्ययन कर लिया है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, जिसका अध्ययन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसके बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना, तो ये सीरियाई साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। इसके पश्चात सेल्यूकस के बाद सेल्यूकस का उत्तराधिकारी बना सेल्यूकस थर्ड, सेल्यूकस, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, सेल्यूकस थर्ड। सेल्यूकस थर्ड, इसके साम्राज्य में क्या क्या शामिल है, एक तो है बैक्टीरिया और एक है पर्सिया। सीरियाई साम्राज्य में बैक्टीरिया और पर्सिया शामिल है। तो पर्सिया पर तो किसका अधिकार था, एक्सस का, और आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पर किसका अधिकार था, डियोडोटस, बैक्टीरिया पर डियोडोटस का अधिकार था। इसके समय सेल्यूकस थर्ड के समय देखो यहाँ विद्रोह होता है, और विद्रोह के पश्चात ही अपने आप को अर्ध स्वतंत्र करवा लेते हैं, नहीं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ, अर्ध स्वतंत्र हो जाता है डियोडोटस। इधर सीरिया का सम्राट अभी यही है, ध्यान रखना है। इसका संबंध कहाँ से है, सीरिया, इसका संबंध कहाँ से है, सीरिया का सम्राट अभी सेल्यूकस थर्ड ही है। इसके बाद ये जो आपका डियोडोटस था, डियोडोटस के बाद डियोडोटस सेकंड शासक बना, बैक्टीरिया का डियोडोटस सेकंड शासक बनता है, सीरियाई साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र करवा लेता है। तो सेल्यूकस थर्ड के समय बैक्टीरिया साम्राज्य को स्वतंत्र करवाने वाला शासक कौन होगा, डियोडोटस सेकंड। अब डियोडोटस जो सेकंड था, इसका सेनापति था यूथिडेमस। इसके सेनापति का नाम क्या है, यूथिडेमस। यूथिडेमस ने इसकी हत्या कर दी और इसने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब बैक्टीरिया पर किसका अधिकार हो चुका है, यूथिडेमस का। बैक्टीरिया पर किसका अधिकार हो चुका है, यूथिडेमस। और उधर सीरिया का शासक कौन है, सेल्यूकस थर्ड। सीरिया का शासक कौन है, सेल्यूकस थर्ड। इसके बाद की गतिविधियां देखिए। तो अपन इंडो ग्रीक, ध्यान रखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। तो इस समय बैक्टीरिया पर किसका अधिकार है, यूथिडेमस का, और सीरिया का सम्राट कौन है, सेल्यूकस थर्ड। तो सेल्यूकस थर्ड ने आपका जो यूथिडेमस है, यूथिडेमस को दरबार में बुलाया। इस यूथिडेमस को दरबार में बुलाता है, सीरिया के दरबार में बुलाता है। लेकिन यूथिडेमस खुद दरबार में नहीं जाता है, ये खुद दरबार में नहीं जाता और अपने पुत्र डेमेट्रियस को भेज देता है। ध्यान रखना है, यूथिडेमस स्वयं दरबार में नहीं गया, यूथिडेमस खुद दरबार में नहीं गया, अपने पुत्र डेमेट्रियस को भेजा। अपने पुत्र, इसका पुत्र है, पुत्र का नाम है डेमेट्रियस को दरबार में भेजा। तो खुद ये दरबार में नहीं जाते हैं और डेमेट्रियस को दरबार में भेज देते हैं। अब डेमेट्रियस के बारे में कहा जाता है कि अत्यधिक सुंदर था। इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर सेल्यूकस थर्ड ने डेमेट्रियस के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सेल्यूकस थर्ड ने क्या किया, डेमेट्रियस के साथ, तो डेमेट्रियस की सुंदरता से प्रभावित होकर डेमेट्रियस की सुंदरता से प्रभावित होकर सेल्यूकस थर्ड ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया।
अब देखिए, जैसे ही पुत्री का विवाह कर देगा तो ये बैक्टीरिया साम्राज्य को मान्यता दे देगा, क्योंकि इसका दामाद बन चुका है, ये इसका दामाद है। और डेमेट्रियस के पिता का नाम क्या है? यूथिडेमस। पिता का नाम क्या था? यूथिडेमस। तो सेल्यूकस थर्ड ने क्या किया? इसके साम्राज्य को मान्यता दे दी। सेल्यूकस थर्ड ने बैक्टीरिया के साम्राज्य को मान्यता दे दी। बैक्टीरियाई साम्राज्य को मान्यता दे दी और इसे पंजाब पर अधिकार करने के लिए भेजा। ये जो सेल्यूकस थर्ड है, सेल्यूकस थर्ड ने किसे? डेमेट्रियस को पंजाब पर अधिकार करने के लिए भेजा। अधिकार करने के लिए भेजा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सेल्यूकस थर्ड है ये इन्हें भारत में अधिकार करने के लिए भेजता है। ये जो कहानी है इस कहानी को आप समझिए। तो सेल्यूकस थर्ड ने यूथिडेमस इस समय बैक्टीरिया पर अधिकार कर रहा है। यूथिडेमस को दरबार में बुलाते हैं। ये खुद दरबार में नहीं जाते, अपने पुत्र डेमेट्रियस को दरबार में भेज देते हैं। डेमेट्रियस की सुंदरता से प्रभावित होकर सेल्यूकस थर्ड ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। सेल्यूकस थर्ड ने बैक्टीरिया के साम्राज्य को मान्यता दे दी और सेल्यूकस थर्ड ने डेमेट्रियस को कहाँ अधिकार करने के लिए भेजा? पंजाब पर अधिकार करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद देखिए, अभी जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस थर्ड है, सेल्यूकस थर्ड के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस फोर। देखो सेल्यूकस थर्ड का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी था सेल्यूकस फोर। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? सेल्यूकस फोर। अब सेल्यूकस फोर बैक्टीरियाई साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था। ये जो सेल्यूकस फोर है ये बैक्टीरियाई साम्राज्य को पुनः, या बैक्टीरिया को पुनः साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। कौन? सेल्यूकस फोर। क्योंकि थर्ड के समय बैक्टीरिया को स्वतंत्र कर दिया गया था, तो ये जो सेल्यूकस फोर है ये बैक्टीरिया को साम्राज्य का पुनः हिस्सा बनाना चाहता था। बैक्टीरिया को कहाँ के साम्राज्य का? सीरियाई साम्राज्य का पुनः हिस्सा बनाना चाहता था। साम्राज्य का पुनः हिस्सा बनाना चाहता था। क्योंकि सेल्यूकस थर्ड के समय बैक्टीरिया को मान्यता दे दी जाती है, अभी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? सेल्यूकस फोर। ये बैक्टीरिया को साम्राज्य का पुनः हिस्सा बनाना चाहता था, इसीलिए सेल्यूकस थर्ड ने यूक्रेटाइडीज, इसका सेनापति था, इसका सेनापति है जिसका नाम है यूक्रेटाइडीज। इसके सेनापति का नाम क्या है? यूक्रेटाइडीज। यूक्रेटाइडीज को बैक्टीरिया पर अधिकार करने के लिए भेजता है। बैक्टीरिया पर अधिकार करने के लिए भेजता है। क्योंकि सेल्यूकस थर्ड के समय बैक्टीरिया स्वतंत्र हो जाता है, तो इसे बैक्टीरिया पर अधिकार करने के लिए भेजा जाता है। और उसके सेनापति का नाम क्या था? यूक्रेटाइडीज। सेनापति का नाम क्या था? यूक्रेटाइडीज। इस समय जब इसने भेजा यूथिडेमस की मृत्यु हो चुकी थी। ये जो यूथिडेमस है, इस समय यूथिडेमस की मृत्यु हो चुकी थी। यूथिडेमस की मृत्यु हो चुकी थी। तो जैसे ही यहाँ अधिकार करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यूथिडेमस शासक था, उसका पुत्र था डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस की सुंदरता से प्रभावित होकर सेल्यूकस थर्ड अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, इसके साम्राज्य को मान्यता दे देते हैं। इसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? सेल्यूकस थर्ड के बाद इसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस फोर बना। ये बैक्टीरिया को पुनः सीरियाई साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। इसने अपने सेनापति यूक्रेटाइडीज को बैक्टीरिया पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस समय तक यूथिडेमस की मृत्यु हो चुकी थी। और जो डेमेट्रियस है,
बैक्टीरिया छोड़कर भाग गया। डेमेट्रियस बैक्टीरिया छोड़कर भाग गया। तो जब आपका डेमेट्रियस है ये बैक्टीरिया छोड़कर भाग जाता है। यूथिडेमस ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। यूथिडेमस ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। यूथिडेमस द्वारा बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया जाता है। और जो डेमेट्रियस है, अब ये डेमेट्रियस पहले जाता है तक्षशिला पर अधिकार करता है। ये जो डेमेट्रियस है, देखिए ये जो डेमेट्रियस है बैक्टीरिया छोड़कर चला जाता है। इसने तक्षशिला पर अधिकार किया। उसके बाद जाता है ये पंजाब। उसके बाद कहाँ जाता है? पंजाब। पंजाब से ये चला जाता है साकल अथवा सयालकोट। सयालकोट चला जाता है। तो एक बेसिक था। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हिंद यूनानियों के द्वारा किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया जाएगा और इस वंश के कौन कौन से प्रसिद्ध शासक होंगे। अभी केवल सामान्य है, आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गतिविधियाँ क्या हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जो इंडो ग्रीक शासक हैं इनकी भारत में 2 शाखाएं हैं। इंडो ग्रीक जो शासक हैं भारत में इनकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। उन हम शाखाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो कौन सी शाखा में कौन कौन से शासक आएंगे? यद्यपि यहाँ का इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक आएगा, वो आएगा मेनेंडर। कौन आएगा? मेनेंडर। उसका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसकी जो शाखाएँ हैं भारत में कौन कौन सी शाखा है। तो एक तो यूक्रेटाइडीज वंश, इसमें पहली जो शाखा है यूक्रेटाइडीज वंश। यूक्रेटाइडीज वंश देखिए भाई, राजधानी तक्षशिला। इस वंश की राजधानी क्या है? तक्षशिला। एक तो है यूक्रेटाइडीज वंश, एक आएगा डेमेट्रियस वंश, वो हम आगे बात करते हैं। तो यूक्रेटाइडीज जो वंश है इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स, ये इस वंश का प्रसिद्ध शासक है। देखो एंटियालकिड्स इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। एंटियालकिड्स ये कौन से वंश का है? यूक्रेटाइडीज वंश का है। और ये कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। इनका एक राजदूत था हेलियोडोरस। इनका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। तो इसने अपने राजदूत को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ध्यान रखना है, राजदूत को शुंग वंश के 9वां शासक था, हम अध्ययन कर चुके हैं। देखना पहले वाला वीडियो। शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। और आपको पता है
इस हेलियोडोरस ने विदिशा या बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, ध्यान रखना है। इसने विदिशा या बेस नगर में, तो इस राजदूत ने विदिशा अथवा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, ध्यान रखना है। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं, स्थापित किया था। तो अपने आप को ये वैष्णव धर्म का अनुयायी मानता था। दोबारा देखिए, इंडो ग्रीक जो शासक हैं वो 2 शाखाएं हैं भारत में, ये मान लीजिए आप। कितनी शाखाएं हैं? 2। पहली शाखा है यूक्रेटाइडीज वंश, इनकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? एंटीयालकिड्स। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? एंटीयालकिड्स। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसका राजदूत था, राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस को सुंग वंश का शासक था भागभद्र, ये 9वां शासक था। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके दरबार में भेजा और इसने विदिशा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। तो यूक्रेटाइडीज में आपको केवल यही याद रखना है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि एंटीयालकिड्स का संबंध कौन से वंश से था? यूक्रेटाइडीज वंश से। दूसरा जो वंश है वो है दूसरा वंश देखिए, यूथिडेमस अथवा डेमेट्रियस वंश। यूथिडेमस अथवा डेमेट्रियस वंश। देखिए, दूसरा जो वंश है उसका नाम क्या है? यूथिडेमस अथवा डेमेट्रियस वंश, और इसकी राजधानी है साकल अथवा सयालकोट। इसकी जो राजधानी है साकल अथवा सयालकोट। तो यह राजधानी क्या है? तक्षशिला। यूक्रेटाइडीज वंश की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और यूथिडेमस अथवा डेमेट्रियस वंश की राजधानी क्या है दोस्तों? साकल अथवा सयालकोट। साकल अथवा, वो भी पाकिस्तान में है वर्तमान में, और ये भी पाकिस्तान में है। इसके बाद देखिए, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मेनांडर। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? मेनांडर, जिसका उल्लेख स्ट्रेबो ने भी किया है, ध्यान रखना है। स्ट्रेबो, इस मेनांडर के बारे में स्ट्रेबो ने भी इसे इंडो ग्रीक वंश का एक शक्तिशाली शासक बताया है। मेनेंडर को स्ट्रेबो ने भी क्या बताया? कि शक्तिशाली शासक बताया है। इसके बाद देखिए, मिलिंद पन्हों के अनुसार इनका जन्म कालसी गांव में हुआ था। मिलिंद पन्हों, जो नागसेन के द्वारा लिखा गया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। मिलिंद पन्हों के अनुसार इसका जन्म कालसी गांव में हुआ था। मिलिंद पन्हों के अनुसार मेनेंडर का जन्म कहाँ हुआ था? कालसी गांव में। और ये जो कालसी गांव है, इसकी राजधानी साकल से 200 योजन की दूरी पर स्थित है। 200 योजन की दूरी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ये जो कालसी गांव है, साकल से 200 योजन दूरी पर स्थित। तो इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा माना जाएगा? मेनेंडर, जिसका उल्लेख स्ट्रेबो भी करता है। और मिलिंद पन्हों के अनुसार इनका जन्म कालसी गांव में हुआ था, जो साकल, जो इनकी राजधानी है, साकल से 200 योजन की दूरी पर स्थित है। इसके बाद देखिए,
प्रोफेसर रैप्सन एक इतिहासकार हैं, प्रोफेसर रैप्सन। प्रोफेसर रैप्सन इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने कहा है कि मिनेंडर ने डेमेट्रियस की पुत्री, इन्होंने बताया मिनेंडर ने डेमेट्रियस की पुत्री अगेथिक्लिया कलिया से विवाह किया था और इस अगेथिक्लिया का पुत्र था स्ट्रेटोफस्ट। इसके पुत्र का नाम क्या था? स्ट्रेटोफस्ट। तो रैप्सन के अनुसार मिनेंडर ने डेमेट्रियस की पुत्री अगेथिक्लिया से विवाह किया और इसके पुत्र का नाम क्या था? स्ट्रेटो। देखो मिलिंद पन्हो से इनके बारे में जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो, देखिए दोस्तों ये जो शब्द है एक तो है मिलिंद और एक है पन्हो। मिलिंद का मतलब तो है यहाँ मिनेंडर और पन्हो का अर्थ है यहाँ प्रश्न। पन्हो का अर्थ क्या है? प्रश्न, यानी मिनेंडर के द्वारा किए गए प्रश्न या मिनेंडर के प्रश्नों, इसे हम मिनेंडर के प्रश्नों के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका मिलिंद पन्हो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखा गया या नागसेन द्वारा रचित है। ध्यान से सुनिए, जो मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, पाली भाषा में है, जिसकी रचना किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई। इस मिलिंद पन्हो में मिनेंडर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जानकारी मिलती है, क्योंकि जो मिनेंडर है ये बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध शिक्षा के बारे में, बौद्ध दर्शन या बौद्ध शास्त्र के बारे में इनसे प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। तो अपन इसमें नोट कर सकते हैं मिनेंडर नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करता है। इसकी जानकारी इसमें मिलती है। एक बार दोबारा सुनिए आप, हम इंडो ग्रीक वंश पढ़ रहे हैं। इसकी दो शाखाएं हैं। भारत में कितनी शाखाएं हैं? दो। पहली शाखा है यूक्रेटाइडीज वंश, इसकी राजधानी है तक्षशिला। राजधानी क्या है इसकी? तक्षशिला। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? एंटियालकिड्स ये प्रसिद्ध शासक है, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसका राजदूत था हेलियोडोरस इसका राजदूत है। इसे सुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा जाता है और ये विदिशा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाता है। ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, सुंग वंश में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद है यूथिडेमस अथवा डेमेट्रियस वंश। इसकी राजधानी क्या है? साकल अथवा सयालकोट, जो पाकिस्तान में है। मिनेंडर इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसका उल्लेख स्ट्रेबो ने भी किया है। जिसका उल्लेख किसने किया है? स्ट्रेबो ने। मिलिंद पन्हो के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था? कालसी गांव में, जो इनकी राजधानी साकल से 200 योजन की दूरी पर स्थित है। प्रोफेसर रैप्सन के अनुसार मिनेंडर ने डेमेट्रियस की पुत्री थी, जिसका नाम था अगेथिक्लिया। इसका नाम क्या था? अगेथिक्लिया। इससे विवाह किया और इसके पुत्र का नाम क्या था? स्ट्रेटोफस्ट। मिलिंद पन्हो से जानकारी मिलती है। मिलिंद का अर्थ होता है मिनेंडर, पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। ये पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा रचित है। इसमें मिनेंडर के द्वारा बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध दर्शन, बौद्ध शास्त्र के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका संग्रह है। इसीलिए इनके बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है?
होता है मिलिंद पन्हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2-4 बिंदु और बचे हुए हैं मेनेंडर के बारे में, उनको भी देख लीजिए। मेनेंडर देखिए, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी जो अज्ञात लेखक की रचना है, इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि भड़ोच में इसके सिक्के मिले हैं, भड़ोच बंदरगाह पर इसके सिक्के मिले हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसका साम्राज्य भड़ोच तक फैला हुआ था। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से जानकारी मिलती है कि इसके सिक्के भड़ोच बंदरगाह पर चलते थे। तो अपन कह सकते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार भड़ोच तक था। तो भड़ोच तक साम्राज्य का विस्तार था। भड़ोच गुजरात में है, भड़ोच तक साम्राज्य का विस्तार था। यद्यपि इसके सिक्के काबुल, बैराठ, मथुरा से भी प्राप्त हुए हैं। इनके सिक्के काबुल, बैराठ और मथुरा से भी मिले हैं, ध्यान रखना है। काबुल, मथुरा व बैराठ से भी इनके सिक्के मिले हैं। इनके बारे में जानकारी रेह अभिलेख से भी मिलती है, जो कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप से प्राप्त हुआ है। रेह अभिलेख कौशाम्बी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। तो रेह अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके समय जो साकल था, साकल शिक्षा और व्यापार का केंद्र था। शिक्षा व व्यापार का केंद्र था। जो साकल है वो इनके समय शिक्षा और व्यापार का केंद्र था। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी से जानकारी मिलती है कि इसके सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, भड़ोच बंदरगाह से। तो इनका साम्राज्य का विस्तार भड़ोच तक था। यद्यपि इनके सिक्के काबुल, मथुरा और बैराठ से भी मिले हैं। रेह अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो कहाँ से मिला है, कौशाम्बी इलाहाबाद से। और साकल इनके समय शिक्षा और व्यापार का एक केंद्र था। इसी प्रकार मिलिंद पन्हो के अनुसार ये बौद्ध अनुयायी था। मिलिंद पन्हो के अनुसार ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इनका साकल दरबार था, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया जाता था। साकल दरबार में बौद्ध भिक्षु संरक्षण पाते थे। साकल दरबार जो इनकी राजधानी है, वहाँ बौद्ध भिक्षु संरक्षण पाते थे।
इसी प्रकार दिव्यावदान से हमें क्या जानकारी मिलती है? दिव्यावदान से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति साकल दरबार के बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे 100 दिनार दिए जाएंगे। तो ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। ये बौद्ध धर्म के शत्रु नहीं थे, ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है मिलिंद पन्नों से, दिव्यावदान के अनुसार, ये जो दिव्यावदान है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन से धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। इसके अनुसार पुष्यमित्र ने घोषणा की थी, पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी यदि कोई भी व्यक्ति साकल दरबार के बौद्ध भिक्षु का सिर काटकर लाकर देगा उसे 100 दिनार दिए जाएंगे, 100 दिनार दिए जाएंगे। तो ये दिव्यावदान के अनुसार उल्लेख मिलता है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का शत्रु नहीं था, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। जबकि जो साकल दरबार है वो बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण स्थल माना जाता है। एक यहाँ का शासक आता है, मेनेंडर के बाद एक शासक मिलता है, प्रसिद्ध शासक है स्ट्रेटो सेकंड। मेनेंडर के बाद एक प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेटो सेकंड। और इस स्ट्रेटो सेकंड के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, ध्यान रखना है, शीशे के सिक्के जारी किए, शीशे के सिक्के जारी किए। तो दोस्तों ये था आपका इंडो ग्रीक वंश। ये जो टॉपिक था अपना वो था इंडो ग्रीक वंश। अब इंडो ग्रीक वंश का यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या प्रभाव पड़ा, वो जो प्रभाव से संबंधित 5-7 बिंदु हैं हम उनकी भी चर्चा करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो प्रभाव पड़ा या इनकी क्या देन है उनका अध्ययन करते हैं, फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शक, फिर पार्थियन, फिर आपका आएगा कुषाण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित, आप उनको भी देख लीजिए। इंडो ग्रीक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें भी हम साथ साथ देख लेते हैं। इंडो ग्रीक देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, 5-7 लाइनें हैं, साथ साथ उनको भी देख लीजिए। एक तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इन्हीं ने जारी की। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की, किसके द्वारा? इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा। यद्यपि नियमित रूप से स्वर्ण मुद्रा विम कदफिसस ने जारी की थी, ध्यान रखना है, नियमित रूप से विम कदफिसस, ये कुषाण वंश में आएगा, हम आगे बात करेंगे इसकी। इसी प्रकार इस वंश का संपूर्ण इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। तो इस वंश का संपूर्ण इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है।
इस वंश का जो संपूर्ण इतिहास है वो सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। इसी प्रकार सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रांकित सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रांकित सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? इंडो ग्रीक, क्योंकि आपको पता है इनसे पहले भारत में जो सिक्के चलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आहत या पंचमारक। आहत या पंचमारक, जिसके ऊपर लेख नहीं होते थे, केवल चित्र बने होते थे। आप सिक्कों का वीडियो देखना, मैंने सिक्कों का वीडियो अलग से बना रखा है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार इनके सिक्कों पर एक तरफ राजा का नाम व आकृति तथा दूसरी तरफ किसी देवता का अंकन किया जाता था। ध्यान रखना है, एक तरफ तो राजा का नाम और उसकी आकृति और दूसरी तरफ देवता का अंकन किया जाता था। इसी प्रकार इनके जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों पर यूनानी में अनुश्रुतियाँ मिलती हैं। यूनानी भाषा में अनुश्रुतियाँ मिलती हैं और इनके जो सिक्के हैं वो यूनानी, इसी प्रकार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में अंकित है। सिक्कों पर यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि अंकित है, ये भी ध्यान रखना है। इनके सिक्कों पर यूनानी, खरोष्ठी व ब्राह्मी लिपि अंकित है। इनके सिक्कों पर यूनानी के साथ साथ ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि भी अंकित है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने एक कला शैली का विकास किया था, हेलेनिस्टिक। कला शैली का नाम क्या था? हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक कला शैली से परिचित करवाया। हेलेनिस्टिक कला शैली से परिचित करवाया। बाद में ये जो कला शैली है ये गांधार शैली के रूप में विकसित हुई। कालांतर में यही शैली गांधार शैली के रूप में विकसित हुई। गांधार शैली के रूप में विकसित हुई। कालांतर में कौन सी शैली? हेलेनिस्टिक शैली। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम भारत में गांधार शैली का विकास हुआ। ये गांधार शैली क्या है, हम कुषाण काल में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आपकी गांधार शैली यूनानी भारतीय शैली है, इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। गांधार शैली का विकास हुआ। तो ये जो गांधार शैली है ये भारतीय और यूनानी मिश्रण है, जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है।
इंडो बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इस शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो किस प्रकार बनी उनका अध्ययन करेंगे। जैसे ये जो आपकी गांधार शैली है, गांधार शैली में जो विषय तो है वो तो रहेगा भारतीय, तो विषय का मतलब महात्मा बुद्ध भारतीय, और जो बनाने की कला है वो रहेगी यूनानी, बनाने की कला यूनानी। हम उसमें पढ़ेंगे कुषाण काल में। जब कुषाण काल का अध्ययन करेंगे तो वहाँ एक तो हम बात करेंगे मथुरा शैली, मथुरा के आसपास, क्योंकि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति इसी शैली में बनेगी, और एक हम बात करेंगे गांधार शैली की, वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इंडो ग्रीक राजाओं से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय किनको दिया जाता है, इंडो ग्रीक। लेकिन नियमित रूप से स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी, विम कदफिसस ने, नियमित रूप से विम कदफिसस ने। संपूर्ण जो इतिहास है वो किसके आधार पर लिखा गया, सिक्कों के आधार पर। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रांकित सिक्के जारी किए। इससे पहले कौन से सिक्के चलते थे, आहत या पंचमारक, ये पूर्व के सिक्के हैं, ये पूर्व में चलते थे। इसी प्रकार सिक्कों पर एक तरफ राजा का नाम व्याकृति और दूसरी तरफ किसी देवता का अंकन किया जाता था। सिक्कों पर यूनानी अनुश्रुतियाँ मिलती हैं, यूनानी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि अंकित है सिक्कों पर, सिक्कों पर। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने एक कला शैली से परिचित करवाया जिसका नाम था हेलेनिस्टिक। कला शैली का नाम क्या था, हेलेनिस्टिक। यही कला शैली कालांतर में गांधार शैली के रूप में विकसित हुई, और गांधार जो शैली है वो उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई। गांधार शैली भारतीय और यूनानी मिश्रण है। इसमें गांधार शैली में जो विषय रहेगा, विषय तो रहेगा भारतीय तथा जो शैली रहेगी वो रहेगी यूनानी। यानी यूनानी शैली में महात्मा बुद्ध को एक तरीके से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। हम बात करेंगे जीने कपड़े पहने दिखाया गया है, घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, दाढ़ी मूछ दिखाई गई हैं। वो जब हम कला शैली पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। तो कुषाण काल में दो भाग पढ़ेंगे आप, एक तो आपका मथुरा शैली और एक आएगा गांधार शैली। तो मौर्योत्तर काल के पश्चात दूसरा जो पार्ट था अपना विदेशी राज्यों वाला, दूसरा पार्ट था विदेशी राज्य। विदेशी राज्य में हमने सबसे पहले बात की है इंडो ग्रीक, इसके बाद शक, फिर पहलव और फिर आएंगे कुषाण। तो ये था आपका इंडो ग्रीक वंश। इंडो ग्रीक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं। आप वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।